व्यवस्था के हिसाब से हमें इस देश में हिस्सा लेना चाहिए। हम बहुजन समाज की बात करना चाहते हैं। जब मानवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने इस देश में बहुजन को बहुजन बताने का काम किया, वो मानवर कांसीराम साहब हैं। उनसे एक बार मीडिया के लोगों ने पूछा, बार बार ये जो मिलीजुली सरकार बनाई जाती है देश में, इस देश में बनी हुई सरकार को मिलीजुली सरकार की जरूरत है या नहीं, मानवर कांसीराम साहब आप बताइए। तो उन्होंने बताया था कि मैं चाहता हूं इस देश में बहुमत की सरकार नहीं, वो अल्पमत की सरकार हो, जिससे हमारी भी बात सुनी जाए। क्योंकि अगर बहुमत की सरकार बनती है, वो अनियंत्रित सत्ता पर काम करती है, किसी की बात नहीं सुनती है। वो दिन देखने को आ गया साथियों। ये जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, यह व्यवस्था हमें बता सब दिया है कि आप किसान हो, मजदूर हो, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके वोट से हमारी सरकार नहीं बनती, सरकार हमारी बनती है ईवीएम मशीन से। ईवीएम से हम जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वैसे चुनवा लोगे, आपकी कोई औकात नहीं है। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के बॉर्डर पे हमारे किसान 1 साल लगातार बैठे रह गए, कोई बात नहीं सुनी गई, उसमें रणनीति निकाला गया, अपने ही लोगों को खड़ा करके, अपने लोगों को महिमा मंडित करके कार्यक्रम को कुछ समय तक रोका गया। साथियों, अभी सूचना आ रही है माननीय अमित शाह जी की कि हम इस देश में एनआरसी सीए कराएंगे। एनआरसी सीए के साथ जो लोग इस देश के मूल निवासी हैं, वो उनको पता लगेगा कुछ लोगों को कि हम इस देश के रहने वाले नहीं हैं, आपको ही विदेशी बताने का काम करेंगे। साथियों, ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार आपको आपका अधिकार नहीं लेने देगी, इसलिए सोच विचार करके आपको चलना होगा। ये कोई पार्टी का मंच नहीं है, ये बहुजन समाज में जन्मे हुए महापुरुषों के लड़ाई की ये मंच है। ये हम आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई हम 85% के ही लोग आपस में एक साथ होकर के लड़ेंगे, तभी बच और बचा पाएंगे। वरना 2025 आपके काला दिन दिखाने वाला है। 2019 में आरएसएस की स्थापना हुई है, जो इतने दिनों से काम किया वो अपने मकसद में कामयाब होकर के 2025 में हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाला है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति, मनुस्मृति का मतलब है शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है। जो धन है आपके पास, जो संपत्ति है आपके पास, एनआरसी सीए के जरिए सब छीन ली जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर हौसला है, जज्बा है, आप सोचते हैं मैं लड़ूंगा, तो मैं कहना चाहूंगा लॉकडाउन लगा था, किसी की औकात थी कि क्या कोई बाहर निकल पाए? किसी की औकात नहीं थी। साथियों, ये जो अग्निवीर लाया गया है, उसी षड्यंत्र के तहत लाया गया है। आपकी कुटाई पिटाई होगी, बाद में चिल्लाएंगे। हमको तो ये कांसीराम साहब बता रहे थे, माननीय वामन मिश्राम साहब बता रहे थे, मैंने माना नहीं। अभी वक्त है, हमारे नेता, हमारे माननीय वामन मिश्राम साहब ये आपको समझाने आए हैं, बताने आ रहे हैं कि आपके साथ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस देश में। वो अभी आपके बीच में आकर के बताएंगे। साथियों, मुझे बहुत वक्त मिल गया, इसके लिए मुझे आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करता हूं अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के वाराणसी मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बौद्ध जी से कि आप आएं और अपने बातों को रखें। मात्र 2 मिनट में ही अपनी बातों को समाप्त करने का प्रयास करें। हम लोग ज्यादा से ज्यादा वामन मेश्राम साहब को सुनना चाहते हैं, चूंकि वक्ताओं की लंबी कड़ी है। जय मूल निवासी साथियों, अपने सभी महानायकों, महापुरुषों को नमन करते हुए, मंच पे बैठे हुए जो हमारे सम्मानित लोग हैं, सामने बैठे हुए लोग हैं, आप सबका सम्मान करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। ये जो आज का मुद्दा ईवीएम भंडाफोड़ वाला है, ये चीज करीब करीब आपके समझ में आ रही हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब ने वोट के अधिकार से सरकार बनाने की व्यवस्था की, तब ये देखते हुए कि वोट तो इन बहुजनों का ज्यादा है, हमारी सरकार बन नहीं पाएगी, पहले इन किन प्रकार बैलेट पेपर से भी अपनी सरकार बना लेते थे। जब हमारे नायकों ने
ये नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो आज तक राज करने वालों ने अपने लोगों को ये लक्ष्य दिया कि वोट इनका और राज हमारा, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। लोगों ने इस पे काम किया और काम करके ईवीएम जैसी मशीन का इजाद किया। इस तरीके से हम अपनी सरकार बना सकते हैं। ये ईवीएम आपके साथ धोखा कर रही है। तमाम लोग इसमें भी कभी कभी चर्चा होता कैसे धोखा होगा, करके दिखाओ। चुनाव आयोग कहता है कोई आके छेड़खानी करके दिखाए, तो सामने क्यों नहीं जाते हो। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ईवीएम से घोटाला संभव है, इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट और पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश दिया, जिसका भी अनुपालन शुरू में सरकार और चुनाव आयोग ने नहीं किया। और अब जब किया तो ईवीएम मशीन के वोट और पेपर टेल की मशीन की पर्ची का मिलान एक बार भी नहीं हुआ। इस बात से ये स्पष्ट है कि भाजपा, कांग्रेस, आरएसएस और चुनाव आयोग सभी मिले हुए हैं और जानबूझ करके ईवीएम के माध्यम से भ्रष्टाचार करके सरकार बना रहे हैं। कहने का तात्पर्य हमारा ये कि अगर ये ईवीएम बनी रही, इसी तरीके से ये सब चीजें काम करती रही, तो बहुजनों की सरकार कभी नहीं बन पाएगी। तो पहला प्रयास तो हमारा ये है, ईवीएम हटे, बैलेट पेपर से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। इसमें बैलेट पेपर से वोट देने वाले लोग हैं और ईवीएम से भी देने वाले लोग हैं। बैलेट पेपर से आप वोट दे के ये सुनिश्चित होते हैं कि हमने फला को वोट दिया जो पक्का है, उसी के साथ उसी में हमारा वोट इकट्ठा हुआ। और ईवीएम के साथ आप हमेशा संशय में रहते हैं कि हमारा वोट कहाँ गया। तो हमारी मांग तो अभी ये है, इसका भंडाफोड़ हो रहा है और हो गया है। ईवीएम पद्धति से चुनाव पद्धति बंद हो, और अगर नहीं होता है तो अगले आने वाले चुनाव में हर एक बहुजन को बामन में शाम साहब की ललकार पे ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयार रहना है। अभी साहब आएंगे, उनके सामने आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के कहिए कि अगर साहब नहीं बदली गई, आपकी ललकार हमारे यहां तक पहुंच चुकी है, मैं ईवीएम मशीन तोड़ने की लाइन में हूं, मैं तोड़ूंगा। साहब ने क्या कहा है? साहब ने ये कहा हुआ है, ईवीएम मशीन आप तोड़िए, सरकार में जेल में जाती है, जेल में जाइए। जब हमारी सरकार बनेगी, ईवीएम तोड़ने का सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगा, और ये सर्टिफिकेट जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है, उस तरह से माना जाएगा। आपको, आपके बच्चों को आरक्षण मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। जैसे देश की आजादी में आप लड़े, जिसने आजादी में जो लोग लड़े उनको स्वतंत्रता संग्राम का एक सर्टिफिकेट मिला, उस तरह का सर्टिफिकेट हमारे साहब हमें आपको देने वाले हैं। तो इस काम को करने के लिए हमें आपको तैयार रहना चाहिए। समय कम है, मैं इस ईवीएम पे इतनी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने हमें ध्यान से सुना, और ये मैं कहना चाहूंगा कि जब साहब आए तो एक ललकार उठनी चाहिए कि अगर साहब ये चुनाव आयोग ईवीएम पद्धति नहीं बंद करता है तो हम आपके कहने पे ईवीएम मशीन तोड़ने को तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे मिशन गीत के लिए रामी गौतम सर से निवेदन है कि आप आएं और अपने मिशन गीत को हम लोगों के बीच में रखें। धन्यवाद। पुनः मौका देने के लिए भाई विक्रम पटेल जी और उपस्थित सभी मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों से मैं अपने गीतों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जब तक इस देश में दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होगी साथियों, कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, तब तक हम लोग जीत नहीं पाएंगे।
क्योंकि कोई भी लड़ाई केवल हवा में नहीं लड़ी जाती है, दुश्मनों को सामने रखकर, दुश्मन सामने होगा तभी उससे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमारे 85% का दुश्मन कौन है? जो हमारे अधिकारों पे डाका डाले हुए हैं, डाका बैठे हुए हैं, हमारा अधिकार दबाए हुए हैं। मैं अपने गीत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपना इतिहास हमारे बीच में पप्पू ताराचंद जी बैठे हैं। आपने रिक्वेस्ट किया कि आप इसी गीत को गाइएगा, तो आप गाड़ी में बैठे हैं, सामने आ जाते तो और अच्छा होता। कि अपन इतिहास हमहन अरे जनलो न जाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेर माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। अपन इतिहास हमहन, अपन इतिहास हमहन जनलो न जाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेर माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। एक दर्द जो हमारे महापुरुषों के सीने में था, वह दर्द मेरे अंदर भी है। मैं अपने गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं दोषी हम 85% के लोग हैं। अगर उनके बताए हुए मार्गों पे हम लोग चलना छोड़ दें दुश्मनों के, तो साथियों हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि हमारा दुश्मन तो चाहता है भाग्य और भगवान में हम लोग फंसे रहे और हमारा दुश्मन हमारे ऊपर राज करता रहे। इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। कहना है कि लोगावा है, लोगावा हमारे हो, हमारे नाही भइला, 85 के देखा ब्राह्मण खंड खंड कइला, लोगावा हमारे हो, हमारे नाही भइला, 85 के देखा ब्राह्मण खंड खंड कइला। अरे जाति उपजाति के, जाति उपजाति के बनाए मकड़ी जाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेर माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। मौर्य साम्राज्य के विनाश ब्राह्मण कैल, राजा बिहदत्त के हत्या पुष्यमित द्वारा भइल, मौर्य साम्राज्य के विनाश ब्राह्मण कैल, राजा बिहदत्त के हत्या पुष्यमित द्वारा भइल। अरे उहे पुष्यमित आज, उहे पुष्यमित आज राम हो कहाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेर माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। संत कबीर सही बतिया बतावल, पोथी पढ़े वाला पिछड़ा ब्राह्मण ना कहल, संत कबीर सही बतिया बतावल, पोथी पढ़े वाला पिछड़ा ब्राह्मण ना कहल। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य केवल हिंदू गिनल जाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेर माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। संत रविदास यही बनारस में जन्मल, सदाऊ विरोध ब्राह्मण बदियन कैल, संत रविदास
यही बनारस में जन्मल, सदाऊ विरोध ब्राह्मण बदियन कैल, संत रविदास के बोटी बोटी, संत रविदास के बोटी बोटी कटल ब्राह्मण साला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेरे माला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेरे माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। ए पप्पू ताराचंद जी जो हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वाल्मीकि समाज से हमारे बीच में उपस्थित है। साथियों, तन मन धन से हमारे संगठन का आप सहयोग करें। 200 रुपए के सामान हमको दिए हैं। सादर जय भी नमो बुद्धाय। जय मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं का जय हो। लास्ट कड़ी में कहना है कि संत रविदास यही बनारस में जन्मल, सदाऊ विरोध ब्राह्मण बदियन कैल, संत रविदास यही बनारस में जन्मल, सदाऊ विरोध ब्राह्मण बदियन कैल, संत रविदास के बोटी बोटी, संत रविदास के बोटी बोटी कटल ब्राह्मण साला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेरे माला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। इतिहास में सराम साहब के तना बतई हैं, इतिहास में सराम साहब आपके के तना बतई हैं, सूतल मूल निवासियन के कबले जगई हैं, सूतल मूल निवासियन के कबले जगई हैं। हरे गावे रामी गौतम हई, गावे रामी गौतम हई, गुलामी ना सहाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेरे माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। कि अपन इतिहास हमन, अपन इतिहास हमन जनलो न जाला, ब्राह्मण विदेशिया बैठ के फेरे माला, ब्राह्मण विदेशिया भयल मतवाला, ब्राह्मण विदेशिया करत बा घोटाला। जाति जनगणना नहीं करे अत्याचारी हो विदेशी बभना, जाति जनगणना नहीं करे अत्याचारी हो विदेशी बभना, करे पिछड़ा संग गद्दारी हो विदेशी बभना, करे पिछड़न संग गद्दारी हो विदेशी बभना। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में वक्ता के रूप में जिनका हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, जौनपुर से चल करके आए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिले के अध्यक्ष रामकेश यादव सर हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप आए और साहब चूंकि 5 मिनट के अंदर हम लोगों के बीच उपस्थित हो जाएंगे और हम लोगों को साहब को ही ज्यादा से ज्यादा सुनना है और कम 2 मिनट में ही आप अपनी बातों को रखेंगे। रामकेश यादव सर आप आए और अपनी बातों को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। साथ ही बहुजन समाज में जन्मे धर्म गुरुओं और महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। साथ ही में जो है इस मंच पर मंचासीन विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, सामने क्रांतिकारी बहादुर नौजवान भाइयों बहनों साथियों, आप सभी को जय मूल निवासी। साथियों, वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वामन मेश्राम साहब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है।
वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सभी लोग एक आवाज लगा, हम एक हैं। जोरदार स्वागत करिए आप लोग। ओठ हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओठ हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, जिस घड़ी का आप लोगों को इतने समय से इंतजार था, लंबे समय से धूप में आप लोग बैठे हुए हैं अपने महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब को सुनने के लिए, तो आज आप लोगों का यह इंतजार समाप्त हुआ। हमारे महानायक जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लोगों के बहुजनों का झंडा बुलंद कर रहे हैं, हम लोगों के बीच आ चुके हैं। आज बनारस की धरती पर अपने बहुजन मूल निवासी महायोद्धा वामन मेश्राम साहब का पूरे बहुजन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब निवेदन करते हैं कि हमारे साथ के जितने भी बनारस के कार्यकर्ता हैं जाएं और माननीय वामन मेश्राम साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। अब चूंकि हम लोगों के बीच वक्ता की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं अपने रामकेश यादव सर का अभी उद्बोधन हो रहा था। निवेदन है कि आप अपनी बातों को हम लोगों के बीच रखें। साथियों, मैं आप लोगों को बता ही रहा था, उसी बीच हमारे बीच में जो है माननीय वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा के हैं। आप इस कार्यक्रम को ईवीएम भंडाफोड़ कार्यक्रम आप जो है जम्मू कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाने का काम कर रहे हैं और इसका पूरे देश में अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। साथियों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, ईवीएम भंडाफोड़ का कार्यक्रम इसके पूर्व पार्ट 1 में चला था, आज इस देश में दोबारा जो है चलाया जा रहा है। ईवीएम के घोटाले से जो सरकारें बन रही हैं, उससे हमारे समाज का 85% का बराबर सत्यानाश हो रहा है, उससे हम अलग होते जा रहे हैं। बेईमानी के बल पर ईवीएम के घोटाले से सरकारें बनने का काम सरकार कर रही है, जिससे हमारे समाज का शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, काम मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, सारे लोगों की हत्याएं हो रही है। से सब जो है एक करामात किसकी है? ईवीएम के बेईमानी के कारण जो सरकारें बन रही है, इसकी यह देन है। मजदूरों, किसानों, नौजवानों, साथियों, यहाँ बहुत सी चीजें हैं, लेकिन साथियों बता देना चाहता हूँ, आज आवश्यकता इस देश में आ गई है। आप सभी को एकजुट होकर ये काम करने के लिए आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होगा, ईवीएम का विरोध ही नहीं, ईवीएम को तोड़ने का भी काम किया जाना चाहिए। आपको ऐसा संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। और मैं भी वादा करता हूँ इसी मन से, मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। ईवीएम तोड़ने का जौनपुर में पहला काम मैं करूँगा। क्योंकि समय कम है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अपने मुख्य जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अपने वामन मेश्राम साहब का स्वागत हम लोग के लिए बुलाना चाहूंगा। जितने लोग हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, सारे लोग आए और एक साथ माला यहाँ से लेकर के अपने माननीय वामन मेश्राम साहब को स्वागत के रूप में पहनाने का काम करेंगे। सारे लोग एक साथ आ जाइए, समय कम है और हम लोगों को साहब को सुनना है, तो सारे लोग एक साथ ही साहब को माल्यार्पण करें।
ठीक है। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वागत की कड़ी समाप्त हुई। अब मैं अपने एडवोकेट साहब जो लगातार हम लोगों का सहयोग करते हैं, प्रदेश सचिव इल्पा के डॉक्टर एडवोकेट रामराज अशोक सर आए और अपनी बातों को कम से कम समय में हम लोगों के बीच में रखें, क्योंकि सबको साहब को सुनना है ज्यादा से ज्यादा। एडवोकेट रामराज अशोक सर आप आए, अपने विचारों को रखें। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज पूरे भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकार को छीनने का काम आजादी से पहले जो शासक वर्ग थे, जो देश में सत्ता करते थे, जो भारत के मूल निवासियों का हक अधिकार छीनने का काम करते थे, बहुत मेहनत के साथ हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के माध्यम से थोड़ा बहुत हम लोग को हक अधिकार मिला। साथियों, आज उस अधिकार को बचाने को लेकर के बहुजनों के नायक, महानायक मान्यवर पवन मेश्राम साहब पूरे भारत में हक अधिकार आजादी दिलाने के लिए निकल पड़े हैं। साथियों, जो अधिकार छीना हम लोग को जा रहा था और छीना गया है, वो अधिकार आज वर्तमान समय में ईवीएम मशीन के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, वर्तमान की जो सरकारें हैं, हम लोग को 5 किलो अनाज दे करके, हम लोग को तरह तरह के प्रलोभन दे करके हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। आने वाले समय में हमारे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, हक अधिकार छीना जा रहा है। और सबसे बड़ा जो वर्तमान मनुस्मृति है वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के माध्यम से आपका शरीर है, आपका हाथ है, लेकिन आपका अधिकार ऐसे खत्म कर दिया जाएगा कि आप खड़े खड़े महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। साथियों, जो वर्तमान की सरकारें हैं वो केवल वोट देने का अधिकार को लेकर प्रचार करती है। मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हमें शासन करती हुई जमात बनना है, तो ये कभी नहीं चाहते विदेशी लोग, तो भारत के मूल निवासी लोग शासन करती हुई जमात बने, जमात के रूप में विकसित हो। इसलिए वो इसका प्रचार नहीं करती है, प्रचार करती है कि मतदाता दिवस वोट देना, वोट देना। साथियों, वोट देने का अधिकार हमारे घर में हमारी बहू बेटियों से बढ़ के इज्जत है। सबसे बड़ा कीमत हमारा जो आज का अधिकार है, वोट का अधिकार है। और वोट का अधिकार शासन बनने का अधिकार है, राजा बनने का अधिकार है। राजा बनने का अधिकार को छीना जा रहा है। साथियों, आज हम लोग अगर जागे नहीं, आने वाली जो पीढ़ी है, जो कौम है, वो हमारे ऊपर लाते मारेगी, हमको गली आएगी कि आप लोग क्या किए। जो हमारा अधिकार छीना जा रहा था तो आप लोग क्या किए। साथियों, हम लोग को पढ़ करना होगा और अपने इतिहास विरासत को ध्यान में रखते हुए आजादी के आंदोलन जो चलाया जा रहा है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैं भुगताऊ संघ के तहत हूँ। साथियों, हम सारे लोग इस आंदोलन में लड़ते बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए आजादी के मुकाम तक पहुंचेंगे। चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े, चाहे विदेशियों से लड़ना पड़े, इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। साथियों, बहुत कुछ बातें साहब से हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं साथियों, इसलिए अपने वाणी को विराम देते हुए साथियों, आपने मेरी बात को सुना, आभार। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर माया शंकर कौशल सर से। आप सीईसी सदस्य वामसिफ हैं, आप आएं और हम लोगों के बीच अपने विचारों को रखें। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाली है, आज वह यात्रा उत्तर प्रदेश में पहले दिन वाराणसी जनपद में प्रवेश किया है। मैं सबसे पहले इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा,
एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली का उत्तर प्रदेश की जमीन पर स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनका आह्वान करते हैं कि यह यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में ले जाएंगे और ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो रही है यह जानकारी लोगों को मिल सके। साथियों, इस कार्यक्रम में माननीय उद्घाटक रूप में माननीय नरसिंह राम साहब, मंच पर बैठे माननीय विशिष्ट अतिथि एवं प्रमुख अतिथिगण तथा हम लोगों के बीच में साहब के साथ उपस्थित आयुष्मती निशा मेश्राम मैडम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी हैं, इन सभी मंचासीन साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए साथियों, ये जो विषय आज का है ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने की आखिर आवश्यकता क्यों हुई। साथियों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद इस देश में पहला लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ। कांग्रेस पार्टी इस देश के भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके वोट लेने का काम करती रही लगभग 25 वर्षों तक कि हमने आप लोगों को अंग्रेजों से आजादी दिलाया। जब इस देश की जनता जागृत होने लगी कि आखिर क्या हम कांग्रेस को ही को वोट दें, हमारे बहुजन समाज की लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए, ओबीसी समाज में लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए, तो इन लोगों ने जब जनता जागृत होने लगी साथियों, इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करके फिर दोबारा सरकारें बनाने का काम किया। इस तरीके से साथियों कांग्रेस लगभग 50 सालों तक इस देश में शासन किया और हम मूल निवासी बहुजन समाज की किसी भी समस्या का समाधान करने का कोई कार्य कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। साथियों, इस देश में जब वाम सेब बना, मानवर कांसीराम ने जब ये नारा लगाया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में हम मूल निवासी बहुजन समाज की संख्या 85% है। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र संख्या के सिद्धांत पर बना है, अर्थात जिसकी संख्या लोकतंत्र में ज्यादा होगी वही लोकतंत्र में शासक होगा। लेकिन दुर्भाग्य 70 वर्षों बाद इस मूल निवासी बहुजन समाज को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 100 में 85 ज्यादा होता है कि 15 ज्यादा होता है। आज तक ये 85% बहुजन समाज 15% लोगों के बकाये में आकर के उनके पार्टियों को समर्थन देता रहा, वोट देता रहा और जिससे उनकी सरकारें बनती रही और सारे हमारे अधिकारों को समाप्त करते रहे। वो लोग आज हमारी पीढ़ी 2 जून की रोटी के लिए मोहताज हो गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी के साथ साथ युवा सड़क पर घूम रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। महिलाओं की हालत आप देखें तो किसी को कोई काम नहीं है। साथियों, इस देश में 5 किलो राशन 500 रुपए पर हमारे लोग संतुष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग हमको बेवकूफ बनाकर इस देश में राज कर रहे हैं। जब बामसेब ने नारा लगाया कि वोट हमारा है, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो सबसे पहले साथियों इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाया। लेकिन केरल में चुनाव हुआ, चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी की हार हो गई तो पुनः इस कांग्रेस के लोगों ने ईवीएम मशीन को बंद कर दिया। जब तक ईवीएम मशीन बनाने वाली फैक्ट्री के साथ, उसके मालिक के साथ उसमें जो चिप मशीन लगती है उसकी जानकारी, उसका समझौता जब तक ये लोग नहीं कर पाए तब तक ईवीएम को बैन रखा। साथियों, इस देश में ईवीएम भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है और उसका जो उसके अंदर चिप है, उस चिप की जानकारी सरकार को दी गई है, चुनाव आयोग के पास है, जिसके माध्यम से वो लोग घोटाला करके इस देश में सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इस देश की महिलाएं, इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान सड़क पर है, लेकिन सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है आप वोट हमको दीजिए या मत दीजिए, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। इसलिए साथियों, हमारी किसी समस्या का समाधान वो लोग नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ईवीएम में पेपर टेल मशीन आई, लेकिन पेपर टेल मशीन में
जो पर्ची निकलती है उस पर्ची की गिनती नहीं होती, दोबारा फिर जो ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक डाटा है उसकी गिनती होती है, जिसके माध्यम से गड़बड़ी करके इस देश में कांग्रेस 10 वर्षों तक सरकार बनाई। 2004, 2009 फिर दोबारा बीजेपी से समझौता हुआ, बीजेपी 2014, 2019 में सरकार बनाई है। इसलिए 24 के इलेक्शन में ना तो कांग्रेस की सरकार बने ना तो बीजेपी की सरकार बने। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने इस देश के जनता को ईवीएम में होने वाली गड़बड़ी, ईवीएम में होने वाला घोटाला के बारे में जानकारी देने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक 26 जनवरी से हमारी यात्राएं शुरू होने वाली थी। साथियों, अभी ये यात्रा 21 फरवरी से महाराष्ट्र से शुरू हुई है और 21 फरवरी 2024 तक 1 साल तक ये यात्रा पूरे भारत में जाएगी। पूरे भारत के जनता को जागृत किया जाएगा। ईवीएम आज की आधुनिक मनुस्मृति है। अगर ईवीएम द्वारा इस देश में चुनाव हुआ तो दोबारा बीजेपी सत्ता में आएगी, दोबारा सत्ता में आएगी, इस देश का संविधान खत्म करेगी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। जब संविधान नहीं होगा हम लोग कहाँ होंगे, हमारे अधिकार कहाँ होंगे, सारा समाप्त हो जाएगा। इस देश में मनुस्मृति साथियों लागू हो चुकी है। वो आधुनिक मनुस्मृति जो है वो ईवीएम मशीन है। इसलिए ईवीएम मशीन के बारे में लोगों को जानकार बनाया जाए, लोगों को उसके होने वाले घोटालों के बारे में बताया जाए, इसलिए यात्रा निकाली गई है। आप लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ईवीएम के बारे में जो जानकारी देंगे, अगर वो आहन करते हैं 2024 में ईवीएम मशीन यदि नहीं हटती है, ईवीएम मशीन को हर बूथ पे फोड़ने का काम किया जाएगा, उसे हटाने का काम किया जाएगा। इस आंदोलन में, इस जन आंदोलन में, इस राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा में आप लोग साथ सहयोग करेंगे। अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने समाज को जागृत करके ईवीएम में होने वाले घोटालों से अवगत कराएंगे और साथ ही इस यात्रा के बारे में लोगों को बताएंगे, तभी ये जानकारी होगी। हर समाज अगर ईवीएम में होने वाले घोटाला से जागृत हो गया, समझदार हो गया, हर बूथ पर ईवीएम का विरोध करेगा, तो निश्चित रूप से साथियों चुनाव आयोग को ईवीएम हटाना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग ईवीएम हटाती है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। आज मूल निवासी जाग गया है, हमारी संख्या ज्यादा है। यदि हमारी संख्या ज्यादा है, हमारा वोट ज्यादा है, यदि हमारा वोट ज्यादा है तो हमारी विधायक सांसद ज्यादा बनने चाहिए और इस देश में हमारी सरकार बननी चाहिए, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। आप लोग बहुजन समाज की सरकार बननी चाहिए। हमारे लोग इस देश के शासक बने, इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ, क्योंकि साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद सर। आगे हम लोगों के बीच राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी माननीय निशा मेश्राम साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप आएं और अपने विचारों को हम सबके बीच में रखें। भाइयों बच्चों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा की ये जो ईवीएम भांडाफोड़ परिवर्तन, राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू है और आज 21 तारीख को वाराणसी से, आज प्रथम दिवस है आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस यात्रा का। जब ये यात्रा पार्ट 1 जब शुरू थी तभी हम लोग यहाँ पर आए थे और जब हम यहाँ पर आए थे तभी भी महिलाओं की संख्या काफी थी और आज भी महिलाओं की संख्या जब मैं ज्यादा देखती हूँ तो मेरा हृदय, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी महिलाएं जागरूक हो रही है और लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर आती है। और मेश्राम साहब ने भी एक वादा हम महिलाओं से लिया हुआ है, हम महिलाओं से वादा लिया हुआ है। क्या वादा लिया है कि 15 लाख बूथों पर सिर्फ महिला ही ईवीएम तोड़ेगी। अगर चुनाव आयोग ने जो मेश्राम साहब कह रहे हैं कि वीवीपीएटी मशीन के अंदर जो पर्ची निकल रही है उसका काउंटिंग करो, रिकाउंटिंग करो, अगर मेश्राम साहब का कहना चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हमको ईवीएम को फोड़ना है बहनों। इससे पहले हम फोड़ने वाले
नहीं है। हम लोग भी इस देश के साधनों का, संपत्ति का ख्याल रखने वाले हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है वो हमारे पसीनों से बनाई हुई है। ये जो साधन संसाधन यहाँ पर भारत में है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, वो हम लोग जो नमक भी खाते हैं ना, नमक अगर खरीदते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स भी हम लोग भरते हैं, तब जाकर नमक हम खाते हैं। हम लोग बिना टैक्स के हम लोग कोई काम करते नहीं है। तो जो साधन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसको हम ऐसे तोड़ने वाले नहीं है। अगर चुनाव आयोग अगर मानता नहीं है तो सबसे पहले जब 24 का चुनाव होगा तो ईवीएम मैं निशा मेश्राम फोड़ूंगी। संविधान के दायरे में रह के तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ने वाले। आप लोग कहते हैं कि आप लोग ईवीएम का क्यों विरोध कर रहे हो? अरे जब चुनाव आयोग का 8 अक्टूबर 2013 के दिन फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव निष्पक्ष पारदर्शी नहीं हो रहा है, ये ईवीएम मशीन के माध्यम से घोटाला हो सकता है। इतनी बड़ी खबर थी, इतनी बड़ी खबर थी, लेकिन एक भी पेपर के अंदर ये गोदी मीडिया ने, ये अंजना मुमता क्या अंजना ओम कश्यप जो है चिल्ला चिल्ला कर आज तक में बोलती रहती है, लेकिन उसने एक भी डिबेट नहीं किया। एक भी खबर कहीं पर भी आपको मिली नहीं कि ईवीएम में घोटाला होता है। जब मेश्राम साहब ने ऐसी यात्रा शुरू किया, तब जाके लोगों को मालूम पड़ा कि ईवीएम नाम की भी कोई बला है। नहीं तो उससे पहले हमारे लोगों को मालूम भी नहीं था कि ईवीएम नाम का कोई मशीन भी है। हमारे लोगों को तो मालूम भी नहीं पता था कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और उसके अंदर जाकर हमको क्या करना होता है वो भी नहीं मालूम होता। कई लोग कई बात हमें सोचते क्या करें, समझ में नहीं आता। फिर वो चुनाव आयोग का आदमी आकर बोलता है इधर 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 बटन दबाइए, इधर बटन दबाइए। अरे हमारा बस चले तो बीजेपी वाला तुम्हारा गला दबा दे। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि हम लोग किसका बटन दबाने जा रहे हैं। हम कमल का बटन दबाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा वोट कहाँ जाता है? कमल पे जाता है। यहाँ पर बैठे हुए किसी भी आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा, दिया किसी ने? फिर भी तुम्हारा वोट किसको गया? अभी सत्ता पर कौन बैठा हुआ है? बीजेपी वाले। याद रखो 3 दिन से तुम्हारे यहाँ पर बिजली गुल है, 3 दिन से परेशान हो रहे हो ना, न लाइट है न पानी है, तो किसको वोट दे रहे हो तुम लोग? ऐसे ही अंधेरे में। अरे जब आप लोग कहते थे हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये लोग कहते हैं ना आरएसएस वाले राम राज्य बनाएंगे। अगर राम राज्य का आप लोग सपना देखते हो तो राम राज्य का अगर रहना चाहते हो तो राम राज्य में लाइट भी नहीं थी भाइयों तथा बहनों, तो अंधेरे में रहने की आदत रखो। अगर राम राज्य में रहना नहीं चाहते, अगर बाबा साहब अम्बेडकर के राज में रहना चाहते हो, बामन मेश्राम साहब के राज में रहना चाहते हो, तो शासन करती जमात बनना होगा। और शासन करती जमात बनने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो हमें शासन करती जमात बनना है। लेकिन मेरी प्यारी भोली भाली महिलाओं ने अपने घर के द्वार पे क्या लिख दिया? लाभ शुभ। लाभ शुभ लिख दिया। लाभ शुभ लिखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शासन करती जमात बनना है, तो शासन करती जमात बनने के लिए यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर। और आप लोगों को यहाँ दिमाग पर लिख कर रखना पड़ेगा कि हमें शासन करती जमात बनने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। मेश्राम साहब जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, रात को सोते नहीं है, दिन में भागते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। क्या वामन मेश्राम साहब का अकेले का काम है ये? नहीं, हम सब का काम है। तो हमें भी अपने लोगों को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये आधुनिक मनुस्मृति है। इस मनुस्मृति को चौराहे पर जलाओ, इसको चौराहे पे जलाने की जरूरत है। ये आधुनिक मनुस्मृति जब तक रहेगी हमारे अधिकार छीनते रहेंगे। भाइयों तथा बहनों,
थोड़े दिन पहले मेरे को एक इंटरव्यू लेने वाली एक मैडम आई थी, उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग क्यों इतना चिल्लाते रहते हो, इतना अच्छा वोटिंग मशीन है, इसका वीवीपीएटी मशीन जो है उसके अंदर पर्चा निकलता है, आप लोग क्यों ऐसा खाली पीली करते हो, और चुनाव आयोग को खर्चा हो जाएगा, ये पर्ची गिनवाएंगे तो इसका खर्चा कौन लाएगा, और अगर पर्ची निकलती है तो उसके लिए आदमियों की जरूरत पड़ेगा, उसका पैसा कौन देगा। तो मैंने उस चैनल वाली मैडम को कहा कि मैडम, मैं राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की राष्ट्रीय प्रचारक, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते मैं आपको कहना चाहती हूँ और चुनाव आयोग को और भारत सरकार को कहना चाहती हूँ, जब भी चुनाव हो उससे 1 महीने पहले हम लोगों को बोल देना, तो हम लोग पूरे भारत के अंदर हमारी महिलाओं को मैं आह्वान करूंगी, वो 1 रुपये में आजादी इकट्ठा करेगी और पैसा इकट्ठा करके हम लोग उस पर्ची की गिनती करवाएंगे, पर्ची गिनती करवाएंगे। इतना दम है हमारी महिलाओं में और हमारे लोगों में। और हम लोग जिसको वोट देकर सत्ता पर लाते हैं और लोगों को कहते हैं कि फलाने जीत गए, ढेकड़े जीत गए, तो लोग कहते हैं अरे बीजेपी ईवीएम से जीती होगी, आप लोग कहते हैं मान लेते हैं, कांग्रेस जीती होगी हम मान लेते हैं, लेकिन बसपा कैसी जीती, सपा कैसे जीती, आप कैसे जीत रही है, और ये अपनी ममता बनर्जी कैसे जीत रही है, उनका तो बीजेपी के साथ में कोई लेन देन नहीं है, तो वो तो ईवीएम के बगैर घोटाला कैसे कर सकती है। तो मैंने उनको एक न्यूज दिखाया, देखो ये एक अखबार की कटिंग है, हम लोग बाम सेब के लोग कोई भी काम जब भी करते हैं तो बिना सबूत के कुछ भी बोलते नहीं है, किसी को चाहिए तो मुझसे ले लेना। ये जनसत्ता का अखबार का कटिंग है, इसमें लिखा है हैकर का दावा, भारत के चुनावों में ईवीएम से हुई छेड़छाड़, कई राजनीतिक दल ट्रैपिंग में है शामिल। हैकर ने दावा किया कि उसने 2014 से लेकर तमाम चुनावों में ईवीएम को हैक करने का काम किया। इसका कहना है कि हैकिंग के लिए सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि सपा, बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी ईवीएम हैकिंग में शामिल है। कितनी बड़ी खबर है। हम लोग कहते हैं बहन जी कुछ नहीं किया, अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया, हाँ औकात नहीं है उनकी ईवीएम हैकिंग करने की, है ना, औकात नहीं है उनकी ईवीएम हैकिंग करने की, लेकिन वो बीजेपी के लोगों के साथ में मिलकर इन लोगों ने काम किया हुआ है, इसीलिए तो आज चुप है। क्यों नहीं बोल रही है बहन जी, क्यों नहीं बोल रहे अखिलेश जी, क्यों नहीं बोल रहा है केजरीवाल, क्यों नहीं बोल रही है बनर्जी, क्योंकि उन लोग अंदर अंदर भाई भाई, मौसेरे मौसेरे, चाचरे चचेरे भाई बहन है, इसीलिए वो आज चुप है। भाइयों तथा बहनों, हमें ऐसे घोटालेबाज, ऐसे चोर लोगों से भी सावधान रहना होगा और आने वाले चुनावों में हमारी जो सत्ता आएगी उसमें हम राज करने वाली, शासन करने वाली जमात बनने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। भाइयों तथा बहनों, हमें वामन मेश्राम साहब को भी सुनना है और आगे भी हमें जाना है। आप लोगों ने मुझे सुना, इसीलिए फिर से मैं एक नारा देकर जाना चाहती, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, ईवीएम मशीन तुम्हारी, वोट हमारा, चलने दोगे? नहीं चलेगा। तो अभी हमें ईवीएम भी नहीं चाहिए, हमें अगर चाहिए तो हमें बैलेट पेपर चाहिए। मैं साथियों, ये जो जन आंदोलन चल रहा है, देश व्यापी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, वो आप सबके, हम सबके सहयोग से चलता है। इसमें कोई भी पूंजीपति, उद्योगपति का हम लोग सहयोग नहीं लेते हैं। हमारा संगठन किसी तरह से उद्योगपतियों के साथ नहीं रहता है। तो ये आंदोलन जो चल रहा है आप सबके सहयोग से, जो भी व्यक्ति जन आंदोलन के रूप में सहयोग राशि देना चाहता है वो सब यहाँ पे बैठे रहें। साहब का उद्बोधन होगा, उसके बाद सारे लोग
जन आंदोलन निधि दे करके ही जाएंगे। अब जिसको आप सब इतने समय से बैठ करके इंतजार कर रहे थे, हमारे बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाले हमारे अभिभावक वामन मेश्राम साहब हम लोग के बीच हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें, हम लोगों को दिशा दिखाएं। साथियों, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने वाली ये परिवर्तन यात्रा महाराष्ट्र में चलाकर वो भी उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश में चलाने के बाद, जैसे महाराष्ट्र में चलने के बाद उत्तर प्रदेश में आई है, उसी तरह से अलग अलग राज्यों में चलकर ये परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा ये कश्मीर तक पहुंचेगी। 21 फरवरी 2023 को ये परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है महाराष्ट्र से। तो 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक ये यात्रा चलेगी, यानी साल भर चलेगी। साथियों, ईवीएम मशीन के संबंध में ये भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, इसलिए इस संबंध में हम लोगों को जानना समझना जरूरी है कि ईवीएम मशीन क्या है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला है, कोई काल्पनिक बात मैं नहीं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 3 शब्दों का उपयोग किया है। इन 3 शब्दों को अगर मिला दिया जाए तो उसका अर्थ होता है कि घोटाले से चुनाव होगा। ये तीनों शब्दों को अगर मिला दो तो घोटाले से चुनाव होगा। अब घोटाले से चुनाव होगा, ये बात भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। घोटाले से चुनाव होगा का मतलब है आप लोगों के वोटों की चोरी की जाएगी और चोरी करके जो हारा हुआ है उसे जिताने का काम किया जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग पहले चुनाव करते थे या चुनाव में वोट डालने के लिए जाते थे तो आप लोगों को याद है कि चुनाव आयोग के कर्मचारी आप लोगों को बैलेट पेपर देते थे, और जब बैलेट पेपर देते थे तो बैलेट पेपर आप लोग देखते थे कि बैलेट पेपर में पहले तो कैंडिडेट के नाम देखते थे कि जो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है उसके क्या क्या नाम है।
फिर उसके सामने आप देखते थे कि उसके चुनाव निशान क्या है। तो चुनाव निशान हो सकते थे, तो चुनाव निशान आप देखते हैं कि गधा है, घोड़ा है, सूअर है, कुत्ता है। तो आप लोगों को पता है ऐसे चुनाव निशान नहीं होते, हमें भी पता है ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। गधा, घोड़ा, सूअर, कुत्ता ये चुनाव निशान नहीं होते। मगर मैं आपको उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाना चाहता हूं कि क्या देश में गड़बड़ी चल रही है। जब ये इस तरह के चुनाव निशान होते हैं तो होते थे तो आप लोग सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। तो फिर आप सोचते थे चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो फिर आप देखते थे कि कुत्ता जो का चुनाव निशान है नीचे लगा हुआ है, और आप वो स्टैंप लगाने वाला, ठप्पा लगाने वाला देखते थे तो उसको शाई लगी हुई नहीं है। तो फिर आप क्या करते थे कि ये जो है ऐसा शाई लगा, शाई लग गई है। फिर शाई लगने के बाद, देखने के बाद आप कुत्ते पर ऐसा स्टैंप लगाते थे, हाँ लग गया है, जैसा मैं कुत्ते को लगाना चाहता हूं वैसा लग गया। और लगने के बाद फिर आप क्या करते थे, बैलेट पेपर को क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, और फोल्ड करने के बाद में और छोटा करते थे, और छोटा करते थे। क्यों छोटा करते थे? क्योंकि जो बैलेट बॉक्स होता था उसका जो वहां डालना है वो छोटा साइज होता था, इसलिए छोटा साइज बनाकर आप डालते थे। और डालने के बाद आप निश्चिंत होकर अपने घर में जाते थे, ये सोचते हुए जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। तो आपको पूरी तसल्ली होती थी कि मेरा वोट कुत्ते के नाम पर जमा हो गया। बैलेट पेपर के दौरान जब ऐसा होता था तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। अभी क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 8 अक्टूबर 2013 को। क्या फैसला दिया? फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो देखो अब 3 साधन आ गए वोट के, आप लोगों को पता ही नहीं है। पहले वोट होता था बैलेट पेपर पर, फिर आया ईवीएम मशीन, फिर आया पेपर ट्रेल मशीन। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। जब हमारे लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो इस देश में जो लोकतंत्र है जिसके द्वारा आप लोग विधायक को चुनते थे, सांसद को चुनते थे, और सांसद और विधायक इस देश में सरकार बनाते थे, इसका मतलब है आप लोग इस देश में सरकार बनाते थे। अब आपके वोटों की चोरी शुरू हो गई, और वोट की चोरी शुरू होने के बाद वोट की चोरी ईवीएम मशीन ने करना शुरू कर दिया। तो अब आप विधायक को नहीं चुनते हो, अभी आप सांसद को नहीं चुनते हो, अभी ईवीएम मशीन सांसद को और विधायक को चुनती है। पहले आप विधायक को चुनते थे, पहले आप सांसद को चुनते थे, तब भी राजनीतिक दल के लोग आपको पूछते नहीं थे। अब तो आप चुनते ही नहीं हो, अब तो ईवीएम मशीन चुन रही है, तो अब आपको कौन पूछे? जब आप चुनते थे तब आपको कोई पूछता नहीं था। अब तो ईवीएम मशीन से चुना जाएगा, ईवीएम मशीन आपके वोट चोरेगा।
और ईवीएम मशीन डिसाइड करेगा कौन सांसद हो, कौन विधायक हो। तो आप लोगों का जो विधायक और सांसद चुनने का अधिकार है वो तो खत्म हो गया, और ये अधिकार खत्म हो गया और आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथियों, ये जो आप लोगों ने यहाँ ये महिलाएं जो है उनकी समस्या भी आप समझ लो कि उनको गाने बजाना या गाना वगैरह सुनने का थोड़ा मनोरंजन का उनको आदत होता है। तो ये जो बात मैं समझा रहा हूँ ये उनके भविष्य का सत्यानाश करने वाला मामला है। ये उनको समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, समझाने की। तो हमारे कार्यकर्ता, 2-4 कार्यकर्ता जो है उनके बीच में जाके बैठ जाओ ताकि उन लोगों को शांति से सुनो बोलना। तो अगर मान लो मैं जो सुना रहा हूँ उसमें से 10% बाद भी भेजे में गई तो कुछ फायदा होगा, ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि ज्यादा जाने के लिए तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई, ईवीएम तो साला अंग्रेजी न शब्द है, हमारे लोगों को तो हिंदी भी ठीक से समझ नहीं आती। हमारे लोग देहात में भोजपुरी बोल लेते हैं तो हिंदी भी समझने के लिए दिक्कत है। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे सारे सत्यानाश का मामला है। अगर इन महिलाओं को ये समझ में आ जाएगा कि ये ईवीएम का मामला उनको समझ में नहीं आया तो इनके जो पैदा किए हुए बच्चे हैं इनका सत्यानाश हो जाएगा। तो कोई महिला, कोई माँ अपने बच्चे का सत्यानाश चाहेगी? नहीं चाहेगी ना। मगर उनको समझ में आना जरूरी है। यही ना मैं सारे देश भर में समझाने के लिए निकला हूँ। वो बात साथियों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट कोई तहसील की मैजिस्ट्रेट की अदालत है। अरे सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अदालत है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत है और उस अदालत के ऊपर कोई अदालत नहीं है, इतनी बड़ी अदालत है। उसने ये फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो ये पारदर्शी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव करने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब देखो चुनाव की प्रक्रिया में अब 3 साधन आ गए। पहला साधन था बैलेट पेपर, तो खत्म हो गया। दूसरा साधन आ गया ईवीएम। ईवीएम के द्वारा 2004 में 2009 में चुनाव हुआ। ईवीएम लाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया 84 में। तो उन लोगों को मालूम था ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जितवाया जा सकता है। शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, ओबीसी के लोगों के वोटों का सारा मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा बनता है 74.5%। अगर माइनॉरिटी का आंकड़ा मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा 85 से 90 बनता है। तो हम लोगों का 85-90% वोट है, और अगर 85-90% वोट है तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है कि इस देश में हम लोगों का राज होना चाहिए। संविधान ऐसा कह रहा है। जो बहुसंख्य लोग हैं उन लोगों का राज होना चाहिए। जो संख्या ज्यादा रखने वाले लोग हैं उनका राज होना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपके गांव देहात में जब ग्राम पंचायत का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है तो ज्यादा वोट जिसको होता वही ना जीत जाता है। जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वही जीतेगा, और जो जीतेगा वही पंच सरपंच बन सकता है, और उसी तरह से देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, बनता है। ये तो हमारे वोटों पर होता है। तो जिनकी संख्या ज्यादा है वही लोग इस देश में सरकार बना सकते हैं। मगर ईवीएम मशीन जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी सरकार बनने देने वाली नहीं है। ये है समझ। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं।
तो ईवीएम मशीन आई सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। जब ईवीएम मशीन आई पार्लियामेंट में कांग्रेस के द्वारा कानून बनाकर ईवीएम मशीन आई। ईवीएम मशीन आने के बाद में 2004 में आई, 2009 में 4 और 9 में चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। उन्होंने घोटाला करके चुनाव जीता। जब घोटाला करके चुनाव जीता तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और जीवीएल नरसिंह राव ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट को सबूत दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की छानबीन की। छानबीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, बेईमानी होगी। और इस बेईमानी को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। अब तीसरी मशीन आ गई। पहले तो बैलेट पेपर, दूसरा ईवीएम मशीन, तीसरा पेपर ट्रेल मशीन। तो मैं आप लोगों को बैलेट पेपर की बात आपको समझा दिया। अभी ईवीएम मशीन 2004 में 2009 में जब आई तो आप लोग जो है बैलेट पेपर के द्वारा किस तरह से वोट डालते थे आपको मालूम। अभी ईवीएम मशीन आई और आपने 2004 में बटन दबाया। बटन दबाने के बाद आंखों से दिखाई नहीं दिया कि आपका वोट कहां गया। जब आप लोग बैलेट पेपर पे वोट डालते थे ना और अपने हाथों से स्टैंप लगाते थे, जैसे मैंने करके दिखाया, एक्शन करके दिखाया, तो अपने हाथों से आप कुत्ते के ऊपर स्टैंप लगाते थे और लगाने के बाद दोनों आंखों से दोबारा देखते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है उसको लगा कि नहीं लगा। तो आप दोनों आंखों से देखकर तसल्ली करते थे और जिसका आंखों का नंबर निकला हुआ है, जिसको कम दिखाई देता है, वो चश्मा लगाकर देखता था, मगर देखने का काम करता था और देखने के आधार पर तसल्ली करता था। यानी अपना वोट डालने के बाद आदमी देखता था कि मेरा वोट किसके नाम पर जमा हुआ। ईवीएम मशीन आई, आपने बटन दबाया, ईवीएम मशीन में आपको दिखाई नहीं दिया 2004 में 2009 में कि आपका वोट किसके नाम पर जमा हो गया। मान लो कमल का फूल है, पंजा है, हाथी है और साइकिल है। अगर है तो आपने किसी न किसी एक पर बटन दबाया, तो वो बटन दबाया तो वो आंखों से दिखाई देना चाहिए कि वहां स्टैंप लगा कि नहीं लगा। जब आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब है आपका वोट जहां आप डालना चाहते, वोट बोलते कि आप इधर वोट बोलते, वोट बोलते ना, मतलब उच्चारण में तो वोटो ही बोलते हैं ये देहातवाद में, क्योंकि वी का उच्चारण जो है ये भी है? जैसे मेरा नाम वामन है तो आप लोग इधर बामन कर देते हो उसको, करते ना, मतलब उच्चारण में हाँ उच्चारण में वही मैं बोल रहा हूँ। उच्चारण जो है ना, एक शब्दों का जो उच्चारण होता है वो एक अलग बात है और लिखा हुआ है वो एक अलग बात होती है। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कई जगह जैसे मैं बिहार वगैरह गया तो वहां लोग जो है वो लिखने में भी वोट लिख बता रहा हूँ, तो वो उच्चारण की वजह से ऐसा है, अन्यथा लिखने में तो भी वोट ही होता है, वोट ही होता है, हर जगह होता है, सारे देश भर में होता है, मगर उच्चारण में एक थोड़ा अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में इस तरह से बदलाव होता है। तो ये बात आप लोगों को जानना समझना जरूरी है कि 2004 में जब ईवीएम मशीन में आपने बटन दबाया, आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया कि आपने जिस किसी को भी वोट दिया उसी के नाम पर आपका वोट आया, आपका स्टैंप लगाएगा नहीं लगेगा। 2009 में भी ऐसे ही हुआ, 2004-2009 में ऐसे हुआ। तो लोग जो है निश्चिंत होकर घर में नहीं जाते थे कि उनका वोट जो है जिसके नाम पर उन्होंने डाला है उसी के नाम पर जमा हुआ है, वो निश्चिंत नहीं होता था, बल्कि वो अनिश्चित होकर जब बटन दबाने के बाद
वोट आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो वो जो वोटर हैं वो देखता था, भाई मेरा वोट कहां गया भाई। तो चुनाव आयोग का कर्मचारी आता और कर्मचारी आकर क्या कहता उसको, वोटर को, हो गया है। तो वोटर क्या कहता, अच्छा हो गया, हाँ हो गया, इधर जाओ, इधर से आए हो ना, हाँ इधर जाओ। तो 2004-2009 में आपको आंखों से दिखाई नहीं देता था और आप कंफर्म नहीं होते थे, आप निश्चित नहीं होते थे कि आपने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर आपका वोट जमा हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी मशीन लगाई। वोट प्रक्रिया में तीसरा साधन आ गया है पेपर ट्रेल। ये पेपर ट्रेल में लगने के बाद में 2014 में चुनाव हुआ। पेपर ट्रेल मशीन 2014 में लगाई गई। लगाने के बाद आप वोट डालने के लिए गए, वोट डालने के बाद बटन दबाया, 14 में आंखों से दिखाई दिया, 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया, 2014 में दिखाई दिया कि आपने अगर साइकिल पर बटन दबाया, हाथी पर दबाया, कमल के फूल पर दबाया, जिस किसी पर भी दबाया या पंजे पर दबाया, तो 2004 को दिखाई नहीं दिया, 2009 को दिखाई नहीं दिया, 2014 को दिखाई दिया। और दिखाई देने के बाद में आपको लगा हाँ अब मैंने जिसको वोट दिया, हाँ उसके नाम पर स्टैंप लग गया, ये निशान पर लग गया। ऐसा 2014 में आपको लगा और 2014 को लगा तो चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कितनी जगह पर लगाया, 0.33% जगह पर लगाया। 0.33% का मतलब जानते हो, 0.33 का मतलब है 99.67% नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया मगर चुनाव आयोग ने कितना लगाया, 0.33% लगाया। इसका दूसरा मतलब है 99.67% नहीं लगाया। इसका तीसरा मतलब है लगभग नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन क्यों लगाया था? क्यों लगाया था? तो लोगों को अपना वोट किसको दिया किसको नहीं दिया वो दिखाई नहीं देता था, वो लोगों को दिखाई देना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया था। तो जब आप बटन दबाते थे पेपर ट्रेल में तो क्या होता था, आंखों से दिखाई देता था, एक बात। दूसरी बात, 7 सेकंड तक वो स्टैंप लगाया हुआ कागज दिखाई देता था, 7 सेकंड तक। फिर वो कागज का टुकड़ा कट कर बैलेट बॉक्स में गिर जाता था। बैलेट बॉक्स में गिरने के बाद में फिर काउंटिंग होता है, चुनाव का काउंटिंग होता है। और काउंटिंग के दौरान मान लो कि राधे श्याम चुनाव हार गए, राम नारायण चुनाव जीत गए, राधे श्याम चुनाव हार गए, राम नारायण चुनाव जीत गए। तो राधे श्याम ने क्या किया, चुनाव आयोग को एप्लीकेशन किया, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि आपको ये रिजल्ट मंजूर नहीं है, परिणाम मंजूर नहीं है, तो आप चुनाव आयोग को लिख कर दे दो कि मुझे ये रिजल्ट मंजूर नहीं है। ये जो बैलेट पेपर में, ये जो पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े गिरे हुए हैं, इसकी गिनती करो। तो आदेश के अनुसार गिनती होगी। अब आदेश के अनुसार गिनती होगी तो गिनती में क्या हुआ, राधे श्याम हार गया था, कागज के टुकड़े के गिनती में जीत गया। तो आप सोचते होंगे ये कैसे हो गया, ईवीएम मशीन में राधे श्याम हार गया था, ये पेपर के ये टुकड़े हैं एज गुड एज ए बैलेट पेपर, ये तो बैलेट पेपर की तरह ही है।
ये बैलेट पेपर की तरह है। ये थोड़ा आपको समझाता हूं क्योंकि ये कोई भारत में समझाने वाला है नहीं मेरे अलावा। अब देखो आपको समझाता हूं। ये बैलेट पेपर में आपने स्टैंप लगाया यहाँ कमल के फूल पर, यहाँ पर पंजे पर, एक कमल के फूल पर और पंजे पर लगा हुआ अगर है तो पंजे का वोट कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पंजे का वोट कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। एक आदमी का वोट दूसरे के वोट पर जमा नहीं हो सकता। क्यों? दोनों अलग अलग स्टैंप लगे हुए हैं, दोनों कागज के टुकड़े अलग अलग हैं, दोनों के फिजिकल एविडेंस है, दोनों आंखों से दिखाई देते हैं। ईवीएम मशीन में वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पहली बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता। जैसे इसका फिजिकल एविडेंस है, ये आप आंखों से देख रहे हो, इसका वजन है, और ये बात आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो कि इस पर पंजा लगा हुआ है, इसका कमल का फूल लगा हुआ है, ये वेरीफाई कर सकते हो। मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आंखों से दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक आदमी के नाम का दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है क्योंकि उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ईवीएम मशीन में आपने वोट डाला कमल के फूल पर, वो मशीन के अंदर जाके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, फिजिकल एविडेंस नहीं है, वो कमल के फूल वाला डाटा पंजे पर ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। रोकने के लिए फिजिकल एविडेंस चाहिए, फिजिकल एविडेंस नहीं है, तो ईवीएम मशीन का वोट एक व्यक्ति के नाम पर दिया हुआ वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल है, आप लोग भी मोबाइल यूज करते हो। ये मोबाइल जो है इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इस पर आपने राम नारायण के नाम पर मैसेज टाइप किया और राधे श्याम के नाम को भेज दिया, जाता है ना? मैसेज जाता है कि नहीं जाता? मगर इलेक्ट्रिक की कोई लाइन है भेजने के लिए? है कोई लाइन? नहीं है। उसी तरह से ये ईवीएम मशीन के अंदर कोई लाइन की जरूरत नहीं है। जब ये मैसेज देने के लिए कोई इलेक्ट्रिक लाइन की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ईवीएम मशीन जो 2004 में लगाई गई, ईवीएम मशीन जो 2009 में लगाई गई, इस तरह से ये डाटा वोटों का दूसरों के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सबूत है आपके वोटों की चोरी करने का। ये महिलाओं को, ये आप लोगों के वोटों की चोरी हुई और आप राधे श्याम को चुनना चाहती है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य आप सुधारना चाहती है। मगर राधे श्याम को ईवीएम मशीन चुनाव हरवा देगी तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सत्यानाश होगा ना। तो इसलिए महिलाओं को भी ये बात समझाना चाहिए। तो ये जो पुरुष लोग हैं वो क्या कहते हैं मालूम है आप लोगों को? ये पुरुष लोग क्या कहते हैं? अरे इनको क्या समझ में आता है, काहे को बुलाया इनको? हम कहते नहीं 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 नहीं, महिला को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बराबरी का अधिकार दिया है। जितना पुरुष को वोट का अधिकार है उतना ही महिला को वोट का अधिकार है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के समय में, बाबा अम्बेडकर के समय में ब्राह्मण कहते थे तुम्हारे लोगों को क्या समझ में आता है? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं चलो ठीक है, दो चार को तो आता है, वो समझा देंगे अपनी भाषा में। उसी तरह से हम पुरुषों को कहते हैं कि जो आप कहते हो कि महिलाओं को समझ में नहीं आता, महिलाओं को भी समझाया जा सकता है, उनको भी समझ में आता है। उनको अपने बच्चों के भविष्य की पुरुषों से ज्यादा चिंता होती है। अगर आपके वोट का अधिकार खत्म हो गया तो ये तो महिलाओं के बच्चों का भविष्य सत्यानाश हो जाएगा। तो बहुत भयंकर बात है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये पेपर ट्रेल मशीन में कागज के टुकड़े गिरते हैं
जिस पर स्टैंप लगा हुआ है, और कागज के टुकड़े गिरने की वजह से जिस पर पंजे पर निशान लगाया हुआ है, हाथी पर निशान लगाया हुआ है, ये एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस है, आंखों से दिखाई देता है। कोई भी कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है, एक काउंटिंग की मांग कर सकता है, एक कानून के अनुसार रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। आप लोगों को पता है जब बैलेट पेपर हुआ करता था तब रिकाउंटिंग होता था, हारा हुआ कभी कभी जीत जाता था, जीता हुआ कभी कभी हार जाता था। ये सारा का सारा चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। ये सारी बातें जानना समझना सब लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए क्योंकि इस पर हमारे सारे समाज का भविष्य निर्भर है। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये पेपर ट्रेल मशीन सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया? ईवीएम मशीन में आंखों से दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखती है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, ऐसा सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं। चौथी बात, जब ट्रांसफरेबल होता है तो एक आदमी का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। एक ट्रांसफर की प्रक्रिया चोरी की प्रक्रिया है, ये ईवीएम के अंदर ही अंदर चलती है और बाहर आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए चोरी पकड़ी भी नहीं जाती। तो ये सारी बातें जानकर जर्मन, यूरोपियन देशों में जर्मन एक बहुत बड़ा देश है, जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि ये असंवैधानिक है। तो वहां सरकार ने बैन लगाने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, बिल्कुल नहीं लगा सकता। जिस देश ने मशीन बनाई, जापान ने, ईवीएम जापान ने बनाई। जापान वालों को पूछा कि जापान में ईवीएम से चुनाव करवाते हो? तो जापान वालों ने जवाब दिया, हम गधे थोड़ी है जो ईवीएम मशीन से चुनाव करवाएंगे। दुनिया वालों के लिए ईवीएम मशीन बनाया, धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मगर जापान में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता। सबसे ज्यादा टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है जापान, वहां बैलेट पेपर पर ही चुनाव होता है। तो बैलेट पेपर ही चुनाव होता है, क्योंकि बैलेट पेपर में अमेरिका सबसे एडवांस कंट्री है, जापान है, जर्मन है, यूरोप है, सारे दुनिया में बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहा है। और हमारे देश में 80% लोग जो है वो अभी भी या तो पढ़े लिखे नहीं है, और है तो आधे पढ़े लिखे। तो आधे तो अनपढ़ से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो आधा पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो अनपढ़ से ज्यादा खराब दिमाग होता है उसका। तो इसलिए हमारे देश के लिए ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन जो है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा धोखादायक बात है। इस बात को हम लोगों को समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो इसलिए ये बात साथियों मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं। और जब सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश 2014 में चुनाव आयोग ने लागू नहीं किया, 15 को लागू नहीं किया, पेपर ट्रेल मशीन सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने के लिए लागू किया। इसका मतलब ये है कि ईवीएम मशीन का आप लोगों को समझने के लिए एक नया नाम रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक नया नाम रखता हूं। ईवीएम मशीन का मतलब है घोटाला करने वाली मशीन। कितना आसान है समझना। ईवीएम से समझ में नहीं आएगा। तो ईवीएम वोट का घोटाला करती है, इसलिए इस मशीन का नाम है, मैंने रखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर घोटाला करने वाली मशीन। दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पेपर ट्रेल मशीन। पेपर ट्रेल मशीन का नाम रखता हूं घोटाला पकड़ने वाली मशीन। हो गया अब दो मशीन, एक घोटाला करने वाली मशीन हो गया, एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया 8 अक्टूबर 2013 को। 2014 में लोकसभा का चुनाव था, तो चुनाव आयोग ने क्या किया, लगाया कितना
0.33%। इसका मतलब है 99.67% लगाया नहीं। तो इसका दूसरा मतलब है कि चुनाव आयोग ने लगभग नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? चुनाव आयोग ने घोटाला करने वाला ईवीएम लगाया, घोटाला पकड़ने वाला मशीन नहीं लगाया, है ना। घोटाला अब आ रहा समझ, थोड़ा थोड़ा आएगा, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा, क्योंकि टेंशन हो जाएगा आपके दिमाग में। अब जब घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाया तो ईवीएम बेरोक टोक घोटाला कर सकती है। रोकने वाली जो मशीन लगाया था वो अगर चुनाव आयोग ने नहीं लगाया तो ईवीएम मशीन घोटाला करती रहेगी। इसलिए 2014 में चुनाव आयोग ने नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया। जब नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट दोबारा गया, और सुप्रीम कोर्ट दोबारा गया और सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट को मैंने केस किया और केस करके मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट को, क्या सुप्रीम कोर्ट का केस किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपने फला फला आदेश दिया था पेपर टेल मशीन लगाने का, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आपने आदेश दिया था। 2014 में चुनाव आयोग ने नहीं लगाया, 2015 को नहीं लगाया, 2016 को नहीं लगाया, और इस तरह से घोटाला बदस्तूर जारी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, आपके आदेश पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया। एक केस लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस में मेरे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया। आप लोगों के भविष्य के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर कैसे जाना है ये भी पता है नहीं है, डॉक्यूमेंट कैसे इकट्ठा करना है, सबूत कैसे इकट्ठा करना है, कौन से सबूत देने होंगे, क्या करना होगा, हमारे लोगों को कुछ पता है नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ रहे, सारे देश भर में लड़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए। और सुप्रीम कोर्ट में 24 अप्रैल 2017 को हमारे केस में फैसला दिया कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आदेश दिया जाता है। ये ऑर्डर है। अब किसी को यकीन नहीं है तो ये ले लेना, जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ में आता है ले लेना, ये अंग्रेजी में ऑर्डर है, ले लेना, हम आपको दे देंगे। ये बहुत सारे हैं, एक न इतना सारा है, हजारा अंग्रेजी चलता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारे लोगों को बहुत सी बातें समझ में नहीं आती है। एक केस हमने जीत लिया। जीतने के बाद में जब 2014 में क्या हुआ था ये भी थोड़ा आपको बता दे। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। घोटाला आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद अडवाणी जी ने हंगामा करने का प्लान बनाया, रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाया। कांग्रेस की हालत खराब हो गई। कांग्रेस ने अडवाणी को कहा, अडवाणी ने नहीं माना कि आप इसके विरोध में रथ यात्रा मत निकालो। तो अडवाणी को रोकने के लिए कांग्रेस के लोग आरएसएस के पास गए। आरएसएस को कहा कि अडवाणी जी को रोको, नहीं तो देश खतरे में पड़ेगा। आरएसएस ने कहा देश को खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा, अडवाणी को रोका जाएगा। अडवाणी जी को रोका गया। रोकने के संबंध में कांग्रेस का आरएसएस का समझौता हुआ कि अडवाणी जी को रोका जाएगा। इसके बदले में 2 बार कांग्रेस ने 2 बार घोटाला किया 2004-2009 में। तो इसके बदले में आरएसएस बीजेपी 14 और 19 में घोटाला करके चुनाव जीते। कांग्रेस वाले उनको मदद करेंगे। 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता। आरएसएस बीजेपी के लोगों को कहा गया कि तुम 2 बार घोटाला करके जीत लेना, मगर हमारी शर्त है
हमारी शर्त है। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, बीजेपी को कहा शर्त है, आरएसएस बीजेपी ने कहा क्या शर्त है? चुप रहना होगा। तुम हमारे घोटाले के बारे में मत कहना, हम तुम्हारे घोटाले के बारे में नहीं कहेंगे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। चिड़ी चुप तो समझ में आता है ना आप लोग। तो ये समझौता कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हुआ कि 2 बार हमने घोटाला किया, 2 बार तुम घोटाला कर लेना। अब 2014 में तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, मगर 24 अप्रैल 2017 को वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाकर टांग अड़ा दी। तो नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस को कहा कि भाई आप हमारी मदद कर दो 2019 में। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि सरकार तो तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम हो, तुमको जो करना है करो, कौन रोकने वाला है? हमारी सरकार होती तो साले दुनिया भर का घोटाला हम कर लेते। हम कांग्रेस के लोगों को लोग 2 नंबरी कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, हम किसी की सुनते थोड़ी है। तुम भी कर लो। नरेंद्र मोदी नहीं 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 नहीं, ये वामन मेश्राम की टांग है भाई, ये छोटे मोटे आदमी की टांग नहीं है। गांधी की सिंगल हड्डी की टांग होती है पुतले में, आप देखते हो ना। ये वामन मेश्राम की जो टांग है ये डबल हड्डी की टांग है, ये आसान छोटी मोटी टांग नहीं है। तो इसलिए इसको रोकना होगा। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत दोबारा मदद करने का प्लान बनाया गया और फरवरी 2019 को लोकसभा का चुनाव हो रहा था। होने के पहले अभिषेक मनु संघवी जो राजस्थान का ब्राह्मण है, और मनु भी है और संघवी भी है। मनु तो जानते हो ना आप लोग, उसका नाम है अभिषेक मनु संघवी। वो वकील है सुप्रीम कोर्ट का, कांग्रेस का मेंबर पार्लियामेंट है। तो ये आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2019 में केस लेकर गया मेरे विरोध में। मेरा क्या कहना था, 100% रिकाउंटिंग होना चाहिए ताकि घोटाला पकड़ा जाए। अभिषेक मनु संघवी केस लेकर गए कि ये रिकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, रिकाउंटिंग के बदले में मिलान होना चाहिए, ये 50% मिलान करा दो, क्योंकि रिकाउंटिंग से समय ज्यादा लगता है। मैडम ने भी कहा कि उसको किसी पत्रकार ने कहा ज्यादा पैसा लगता है, काउंटिंग को खर्चा ज्यादा आता है। वो पत्रकार गधे थे, उनको अकल नहीं थी। होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, तो उनको मालूम नहीं है। ये चुनाव के लिए जो फंड अलोकेट किया जाता है वो सब हम लोग टैक्स देते कि नहीं देते देश में? केवल टाटा बिरला अंबानी ही टैक्स देता है क्या? अरे हम भी टैक्स देते हैं। कभी कभी गरीब के घर में सब्जी नहीं होती है तो गरीब आदमी रोटी नमक के साथ खाता ना है? तो डॉक्टर टाटा बिरला अंबानी को कहता है, डॉक्टर टाटा बिरला अंबानी को कहता है ज्यादा नमक मत खाना। तो टाटा बिरला अंबानी क्या कहता है, डॉक्टर अरे गरीब समझ रखा है हमको, ज्यादा नमक खाने के लिए मना कर रहा है, गरीब है। अरे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, हमको नमक कम खाने के लिए कह रहा है। डॉक्टर कहता है नहीं, इसका गरीबी अमीरी से कोई संबंध नहीं है। तो ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए कम नमक खाने के लिए कह रहे हैं। तो टाटा बिरला अंबानी डॉक्टर को पूछता है, अरे गरीब आदमी ज्यादा नमक खाता है, कभी कभी रोटी के साथ नमक के साथ ही रोटी खाता है, उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता? तो डॉक्टर कहता है टाटा बिरला अंबानी को, ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा। साला ब्लड ही नहीं, प्रेशर कहां से होगा? प्रेशर के लिए ब्लड चाहिए, ब्लड है नहीं। गरीब क्या, गरीब जो होता है ना, तो आप, मैं देहाती आदमी हूं, गरीब की नसें, गरीब की जो नसें ऊपर आती है, हड्डी, उसके ऊपर चर्बी, उसके ऊपर मांस। तो जो गरीब होता है ना, तो जो हड्डी है उसके ऊपर जो मांस या चर्बी होती है वो खाना पूरा नहीं मिलता है तो वो खुद ही खा लेता है, तो चमड़ी और हड्डी ही रहती है।
जब चमड़ी और हड्डी ही रहती है तो जो नसें होती है वो ऊपर आती है और दिखाई देती है। मैं तो देहाती आदमी हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, शहरी आदमी में थोड़ा सा चर्बी ज्यादा होती तो दिखाई नहीं देती। जो गरीब आदमी होता है उसका नसें जो है ऊपर ऊपर दिखती है और कभी कभी वो नीली नीली होकर के दिखती है कि साला लाल वाला रक्त जो है वो नीला नीला क्यों है। कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है, साला अंदर तो लाल लाल होता है और ऊपर ऊपर जो है नीला नीला दिख रहा है। तो ये नस की वजह से वो नीला दिखता है, मगर होता लाल ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीब को जो ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर नहीं होता है, मगर मूल बात क्या है कि गरीब को ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है। ज्यादा नमक खरीदेगा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो गरीब से गरीब आदमी भारत में टैक्स देता है। अमीर तो देता ही है, गरीब भी टैक्स पेयर है। तो टैक्स पेयर का मतलब है सरकार के पास पैसा जमा होता है, आपका भी। और आपको तो कितने लोगों को यह समझ में आता है कि जब आप नमक खरीदने के लिए जाते हो तो दुकानदार आपको जो पूरी जितने पैसे में देती है उसमें टैक्स इंक्लूड होता है और उस पर प्रिंट होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, प्रिंट होता है ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड। सारे के सारे टैक्स उसमें इंक्लूड है। सेल टैक्स है, प्रोडक्शन टैक्स है और न जाने दूसरे दुनिया भर के टैक्स उसमें शामिल है। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि जो टैक्स भारत सरकार के पास जमा होता है उस टैक्स से गिनती होती है। चुनाव आयोग के लोग अगर कहते हैं तो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर चले उसके बाप से जब से जाता है पैसा तो हमारे टैक्स से जाता है ना। हमारे गरीबों के टैक्स से हमारे जेब से जाता है, गरीब से। जो चुनाव कमिश्नर है उसके जेब से थोड़ी पैसा जाता है। तो जो पैसा जाता है वो काहे के लिए जाता है? चुनाव को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, क्या लिखा कि चुनाव आयोग को अधिकार दिया जाता है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने का, भ्रष्टाचार मुक्त निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने का। ये अधिकार चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने दिया, काहे के लिए? जनता को अपनी इच्छा के आधार पर सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। जनता जिसको चुनना चाहती है वही चुनकर आना चाहिए। जनता जिसको चुनना नहीं चाहती है वो आदमी चुनकर नहीं आना चाहिए और ईमानदार लोगों की ही सरकार होनी चाहिए। ये बात मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव आयोग के द्वारा फरवरी 2019 में, नहीं कांग्रेस के द्वारा फरवरी 2019 में केस दायर किया गया और इस केस में उन लोगों ने, कांग्रेस ने कहा मिलान करा दो, यानी पेपर टेल मशीन और ईवीएम मशीन का मिलान करा दो। वैसे तो एक बार एक मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसी मुद्दे पर दोबारा केस नहीं किया जा सकता, मगर एक केस किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह केस एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, किया, क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई ने ये क्यों किया? क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया। तो जस्टिस बोबड़े जो उसका दादा आरएसएस का वकीलों के संगठन का संस्थापक अध्यक्ष था, उसका पोता जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस रंजन गोगोई के बाद दूसरे नंबर का जज था। रंजन गोगोई के बाद वो चीफ जस्टिस हो गया। 7 जज का बेंच बैठा, आरोप की जांच हुई और 7 जज के बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। ये औरत जो है झूठ बोल रही है। जस्टिस पटनायक की जिम्मेदारी लगाई उस औरत की जांच किया जाए। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। यदि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस निर्दोष है तो इसका मतलब है औरत ने झूठा आरोप लगाया। अगर झूठा आरोप लगाया तो महिला आरोपी है। अगर महिला आरोपी है तो जस्टिस पटनायक ने उस औरत को निर्दोष क्यों छोड़ दिया?
जब ये खबर मैंने पढ़ा, बात समझ में आई कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है, पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। और रिजल्ट आ गया 8 अप्रैल 2019 को कि 50% नहीं 1% का मिलान होगा। ऑर्डर आ गया और हमारा जो ऑर्डर है ये ऑर्डर नीचे दब गया, इसके ऊपर 1% का ऑर्डर आ गया। चुनाव आयोग को मौका मिल गया, वामन मेश्राम तुम्हारे रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। हमने पूछा क्यों नहीं करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का करंट ऑर्डर है 1% का, वो करेंगे। तो हमारे ऑर्डर को दबाने के लिए 1% का ऑर्डर लाया गया ताकि हमारा ऑर्डर दूसरे नंबर पर दबाए रखा जा सके। संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई। ये सारा खेल हुआ। जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई है। तो 8 अप्रैल 2019 को फैसला आया। क्या फैसला आया? कि 1% मिलान होगा। 50% की मांग किया, 1% मिलान होगा। अब 1% में चोरी पकड़ो। मगर घोटाला नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने इतना किया, इतना किया, इतना किया। 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन के अंदर जो डाटा घोटाला पकड़ने वाला था, वो सारी मशीनों का डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में डाटा खत्म कर दिया गया। 96B रूल के अनुसार, इलेक्शन कंडक्ट रूल के अनुसार ये डाटा 12 महीने रखना पड़ता है। 12 महीने के बजाय चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? घोटाले के सारे सबूत पेपर ट्रेल मशीन में थे, इसलिए चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही वो डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि उनको ऐसा लग रहा था कि वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो पेपर ट्रेल मशीन को सील लगा कर लाएंगे और रिकाउंटिंग की बात कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग को पकड़ा जा सकता है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है और फांसी की सजा हो सकती है। ये सारा का सारा मामला हो सकता है, इसलिए इस बात को रोका गया। ये सारा षड्यंत्र किया गया। साथियों, अब मैं आखिरी बात आपको कहना चाहता हूं कि आखिर ये सारा षड्यंत्र कैसे रोका जाए। तो हम अभी चुनाव आयोग को लिखकर देने वाले हैं। 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। साथियों, चुनाव आयोग को हमारी डिमांड है। क्या डिमांड है चुनाव आयोग को? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का 3 जज का पैनल होना चाहिए। ये 3 जज का पैनल निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन करने का काम करे चुनाव आयोग पर। गलत फैसला लेने के बाद में गलत ना कहे, गलत होने से ही रोकने का काम करे। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन का काम करे, ताकि चुनाव आयोग गलत काम करने का काम ना करे। पहली बात। दूसरी बात, हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं। आर्टिकल 32 के तहत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसके तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा कि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है और हमारे वोटों की चोरी हो रही है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पैनल निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन का काम करे। दूसरी बात, नागरिकों को संविधान ने अधिकार दिया सरकार चुनने का, इसलिए नागरिकों का राष्ट्रीय स्तर पर पैनल होना चाहिए और चुनाव आयोग के ऊपर निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन करे। केवल चुनाव आयोग को अधिकार देने से काम नहीं चलेगा, ये होना चाहिए। फिर राज्य लेवल पर होना चाहिए, फिर लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर नागरिकों की कमेटी होनी चाहिए जो वोट डालते हैं, जिनको सरकार चुनने का अधिकार है, उनकी कमेटियां होनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग ऐसा मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे।
आप लोगों को याद होगा कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने एक कानून बनाया था, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, याद होगा आप लोग। उसके तहत वो कानून पास किया गया था और 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से आसाम में उनकी नागरिकता छीन ली गई थी। और आरएसएस बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करते थे कि ये मुसलमान हैं आसाम के, जो पाकिस्तान से आए हुए। हमने छानबीन किया तो पता चला उसमें 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे। ये बात हमने सारे देश के लोगों को बताई कि ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, ये मुसलमानों का नाम लेते हैं और SC ST OBC के अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। इस मुद्दे पर मैंने भारत बंद करवाया और भारत बंद इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उस कानून को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। साथियों, आप सोचते होंगे नरेंद्र मोदी के पास ही बहुत बड़ी ताकत है, भाजपा और आरएसएस के पास ही बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा आप सोचते हैं। मगर हमने उनको सेंट्रल गवर्नमेंट होने के बावजूद भी, राज्य सरकार कई राज्यों के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उस कानून को हमने रोक लगाया, होने नहीं दिया, लागू नहीं होने दिया। तो हमारे पास भी ताकत है संगठन की, देशव्यापी ताकत है। मैं 18 साल 3 महीने की मेरी उम्र थी, तब से मैं इस संगठन शक्ति निर्माण करने का काम कर रहा था। अभी मेरी 66 ईयर की उम्र हो गई, 47 साल से ज्यादा समय हो गया। इतना विशाल संगठन खड़ा किया जिसके आधार पर हमने आरएसएस बीजेपी की सरकार को गलत काम करने से रोक लगाने का काम किया, हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का काम किया। तो हमारे पास भी ताकत है, शक्ति है संगठन की। तो साथियों, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो हम 2000, ध्यान रखो जो बात मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया, उन्होंने मुझे कहा कि विश्राम जी, आप ईवीएम मशीन के बारे में, यानी घोटाला करने वाली मशीन के बारे में जो जागरण कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर चुनाव आयोग आपकी बात मानने वाला नहीं है। मैंने उनको पूछा फिर क्या करना होगा, उन्होंने कहा एक्शन करना होगा। मैंने पूछा एक्शन में क्या करना होगा, उन्होंने कहा ईवीएम मशीन फोड़ना होगा। मैंने उनको कहा मैं ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले चुनाव आयोग को लिखूंगा कि तुम कानून और संविधान के अंतर्गत ईवीएम मशीन में सुधार करो, लागू करो। यदि तुम लागू करने के लिए तैयार नहीं होते हो, कानून और संविधान के दायरे में रहकर ईवीएम मशीन को सुधारने का काम नहीं करते हो, तो ईवीएम मशीन 2024 के चुनाव में फोड़ी जाएगी। इसके लिए आप लोगों को आदेश निर्देश दिया जाता है कि आप लोगों को क्या करना है, कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो और मीटिंग करके ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करो। मैं आपको ये खास बात बता रहा हूँ, खास बात जिम्मेदारी लगा रहा हूँ। क्या है कि उन्होंने तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का खात्मा किया, तो तुम लोगों को बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए बता रहा हूँ, हमारे अधिकार बचाने होंगे, तो इसके लिए कुल लड़ना होगा। तो क्या करना होगा, 2024 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट के 15 लाख बूथ देश में चुनाव में होने वाले हैं, तो 15 लाख लोग चाहिए ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए। एक मशीन फोड़ने के लिए एक आदमी तो लगेगा, तो 15 लाख लोग शेड्यूल कास्ट के, 15 लाख लोग शेड्यूल ट्राइब के, 15 लाख लोग नोमैडिक ट्राइब के, 15 लाख लोग एमबीसी के, 15 लाख लोग ओबीसी के, और 15 लाख लोग माइनॉरिटी के, और 15 लाख लोग महिला के। इस तरह से 15-15 लाख लोग तैयार करने हैं और उनको प्रशिक्षण देना है। और प्रशिक्षण में सिंपल बात है, आपको वोट डालने का अधिकार है। आप वोट डालने के लिए बूथ पर गए, आपने वोट डालना है, ईवीएम मशीन में डालने के बाद 2 हाथों से मशीन उठाना है और जमीन पर पटक देना। जमीन पर पटकते ही मशीन टूट जाएगी। वो सेंसिटिव होती है, मशीन बहुत सेंसिटिव होती है, वो एक कंप्यूटर की तरह होती है, तो वो मशीन काम करना बंद कर देगी।
जब 15 लाख जगह मशीन फूटेगी तो चुनाव स्थगित हो जाएगा, नेशनल इंटरनेशनल इश्यू हो जाएगा। और जब स्थगित हो जाएगा तो स्थगित होने के बाद दूसरा चुनाव करवाने का मामला खड़ा होगा। तो दूसरा चुनाव करवाने का मामला जब खड़ा होगा तो सरकार को बैलेट पेपर से ही चुनाव करवाना। तो ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है और इस तरह से हम लोग काम करेंगे। इस तरह से काम करने के लिए आपका साथ सहयोग चाहिए। साथ सहयोग लेकर के हम लोग सारे देश भर में ये काम करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इससे ऐसा करने वाले आदमी को जेल होगी। कुछ लोगों ने कहा कि जेल होगी। तो हमने पूछा कि गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि छोटे हो गए? गांधी जी जेल में जाते जाते तो महान हो गए थे, तो छोटे तो नहीं हुए थे ना, छोटे नहीं हुए थे, महान हो गए थे। तो हम लोग जेल में जाएंगे क्या चोरी करके जा रहे हैं, डकैती डाल के जा रहे हैं? अरे हम देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। हम कौन सी चोरी कर रहे हैं? हम देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में नगर जिले में कार्यकर्ता है हमारा, उसने फोड़ दिया। अरे मैंने कहा तू अकेले क्यों फोड़ा? मैंने कहा देशव्यापी फोड़ेंगे, तू अकेले क्यों फोड़ा? उसने कहा आपने कहा 2024 में फोड़ेंगे, मुझे रहा नहीं गया तो इसलिए मैंने फोड़ दिया। तो मैंने कहा फोड़ा तो क्या हुआ? एफआईआर हो गया। फिर क्या हुआ? पुलिस वाले लेके गए। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? कोर्ट में केस चली। फिर क्या हुआ? जेल से छूटकर वापस आ। कहा जेल नहीं हुआ? नहीं जेल नहीं हुई। जेल क्यों नहीं हुई? तो कहा आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी बताया था। हाँ, तो मैंने पूना से मंगाया और जज साहब को कहा जज साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर ये ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। तो जज ने पूछा कहाँ है? कहा ये मेरे पास है। कि मेरे पास भेजो। जज के पास कॉपी दिया। हमारे कार्यकर्ता ने, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, उसने जज को कॉपी दिया। जज ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कहा जा तुमको निर्दोष छोड़ दिया। एक आदमी का कुछ नहीं हुआ, 15 लाख लोगों का क्या होगा? जो गद्दाफी था उसके घर में लाख लोग घुस गए और लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो हत्या का मुकदमा 302 का होता है ना? हत्या का मुकदमा 302 का होता है। मगर कर्नल गद्दाफी लाखों लोगों ने जब मारा तो किसी पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। क्यों? एक आदमी की हत्या कर दे तो 302 का मुकदमा चलता है और लाखों लोग किसी को मार दे तो अखबार वाले लिखते हैं रिवॉल्यूशन हो गया। एफआईआर नहीं होता। दुनिया में कभी रिवॉल्यूशन पर एफआईआर हुआ? रिवॉल्यूशन पर कोई एफआईआर नहीं होता है। इसलिए 15 लाख लोग जब फोड़ेंगे कुछ नहीं होना है। अरे कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं होना है। कछु तो है ना, इन लोगों को समझ में आए? कछु नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य ठीक होगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। आपने सुना, धन्यवाद।